भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। वो रॉ के एजेंट नहीं है बल्कि इंडियन नेवी के वो ऑफिसर हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कुलभूषण यादव भारत का बेटा निकल आया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कुलभूषण की सजाए मौत पर भारत की पाकिस्तान को धमकियां। कुलभूषण के मामले पर भारत का हर हद तक जाने का इरादा। कुलभूषण यादव को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर भारतीय दबाव का पाकिस्तान किस तरह मुकाबला करेगा, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मोहसिन शाहनवाज रांझा से। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफ़ा नवाज खोखर से। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल से और साबिक भारतीय सिफारतकार टीपी श्रीनिवासन से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत क्या सुनाई गई, उसके बाद भारत में खिलबिली मची हुई नजर आ रही है। कल हमने आपको मीडिया का रिएक्शन दिखाया था, आज उनकी पार्लियामेंट में भी इसी तरह की आवाजें उठती रहीं। अब ये बात साबित हो गई है कि भारत का एक अहम मोहरा कुलभूषण यादव, जिसको बचाने के लिए अब पूरा का पूरा भारत ही सरगर्म है। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आए हैं। बड़ी बरमला धमकियां दी जा रही हैं और ये भी अब सवाल है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण यादव को भारत इस कदर आगे जाके ओपनली कैसे अपना रहा है, कैसे एम्ब्रेस कर रहा है, यहाँ तक कि भारत को अपना बेटा करार दे रहा है कुलभूषण यादव को। इस हवाले से सुषमा स्वराज साहब ने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हर। श्री कुलभूषण यादव को कल पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने का एक मामला यहाँ उठाया गया, बहुत वेदना, बहुत आक्रोश और चिंता के साथ। Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. I would caution the Pakistan government to consider the consequences of our bilateral relationship if they proceed on this matter. ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आपने बयान देख लिया। इसका जवाब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिया है। उन्होंने आज सेनेट में ये कहा है कि कुलभूषण यादव ने भारतीय हुकूमत के ईमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का इतराफ़ कर लिया है। कुलभूषण यादव के इतराफ़ अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। कुलभूषण यादव के पाकिस्तान में कुछ लोगों से राब्ते थे। कुलभूषण यादव को कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई गई है। कुलभूषण यादव 60 रोज के अंदर अपील कर सकता है। दिस इज द प्रोसीजर। पाकिस्तान का कुलभूषण यादव के हवाले से मौक़िफ़ अब बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है, मगर भारत की जानिब से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। हमने अभी आपको उनकी वज़ीर दाखिला का बयान, वज़ीर ख़ारजा का बयान दिखाया था। लेट्स नाउ वॉच उनकी वज़ीर दाखिला ने। और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण यादव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण यादव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत की धमकियां जाहिर कर रही हैं कि कुलभूषण की गिरफ्तारी भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ी तकलीफ है उनको, जिसकी वजह से भारत किसी भी हद तक जाने की धमकियां देने पर उतर आया है। कुलभूषण को सजाए मौत के बाद भारत के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। अब इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत एक खुली हकीकत है, मगर अब भारत खुद इसका इतराफ़ भी कर रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने खुलकर इस पर बात की। लेट्स वॉच हिम।
और जंगल में कि हम इसके लिए अपील करेंगे, इसके लिए काउंसलर एक्सेस मांगे, सब बेकार है। आखिर में जाधव को क्यों निशाना बनाया है कि वो कहते हैं कि उसने बलूचिस्तान में गड़बड़ करने के लिए की है। तो हमें सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को कि आज ही तुरंत धमकी देना चाहिए, तुम उसका एक बाल भी छोड़ोगे तो हम बलूचिस्तान को अलग देश मान के उनके नुमाइंदे को यहाँ हम एग्जाइल गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे। ये सार्वजनिक बताना चाहिए पाकिस्तान को। भारत बलूचिस्तान को एक अलहदा मुल्क की हैसियत से तस्लीम करने की धमकियां दे रहा है। उसके साथ ही आलमी बिरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है, जिसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को मुतहरिक होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अहम यह है कि एटलीस्ट इस मामले पर हमें पार्लियामेंट मुत्तहिद नजर आए, मगर खामोशी नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े वोकल हैं, आगे बढ़कर इस पर बयान दे रहे हैं, मगर फॉरेन ऑफिस से खामोशी है और बहुत सारे हलकों में खामोशी है। क्या हम समझें कि ये एक यूनाइटेड स्टांस है? ये एक सवालिया निशान है। खुर्शीद शाह साहब ने इस हवाले से अपनी परेशानी का इजहार किया। लेट्स वॉच द लीडर ऑपोजिशन। हिंदुस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये इंटरवीन कर रहा है, और अभी हिंदुस्तान जो है वो बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा सेल अपना ओपन करेगा। हमें इस इशू को जल्द ब जल्द दुनिया के आगे लेके जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो कानूनी और आईनी तरीके से किया है। उनका एक बंदा हमें मिल गया और पकड़ा गया, और उसमें हमने कहा कि जी इनको यूएन के अंदर इस इशू को उठाए। नवाज शरीफ का यूएन में इस इशू को नहीं उठाया। उसके बाद हमने बारहा इस चीज़ पे एहतजाज किया कि उनको पार्लियामेंट को इत्मीनान में लीजिए। आप बताएं, हाँ स्टेट सीक्रेट्स हैं जो स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नहीं बताए जा सकते, उनको बताना नहीं चाहिए, मगर जो इश्यूज थे वो बताने चाहिए थे। I'll start with you, इमरान इस्माइल। एक प्रेशर अभी बढ़ना शुरू होगा। भारत अभी ऑल आउट आया, ये बढ़ता चला जाएगा। क्या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आपको नजर आ रही है, तैयारी है इस प्रेशर को लेने की? शुक्रिया फरिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को प्रेशर उस वक्त बिल्ड करना चाहिए था जब कुलभूषण यादव अरेस्ट हुआ और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में वो तकरीर करने का मौका नवाज शरीफ को मिला। उसमें उनकी खामोशी, कुलभूषण यादव का नाम ना लेना, दुनिया के सामने एक्सपोज ना करना हमारी समझ से बालातर है। उसके बाद भी पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री तो खैर है ही नहीं, जो हमारे फॉरेन ऑफिस है, उसने कोई ऐसी चीज़ प्रोपोगेट नहीं की दुनिया के अंदर, कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं कि वो ला के दिखाते कि जी ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में ये काम करता फिर रहा है, ये इसके नेटवर्क्स हैं, ये नेक्सस इसने बनाया है, और ये यहाँ पर इसने दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। उन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने वीक फुटिंग पर है, पाकिस्तान उसको एक्सपोज सही से नहीं कर सका, और अब जब ये मामला यहाँ पहुँचा है तो हमें ऐसा नज़र आता है कि ये एक तरफ पाकिस्तान आर्मी एक तरफ है और हमारी हुकूमत एक तरफ, क्योंकि वहाँ से प्रेशर आया है आर्मी से, उन्होंने आर्मी कोर्ट से जो ख्वाजा आसिफ के बयानात हैं, ख्वाजा आसिफ ऑल आउट जाकर कल भी स्टेटमेंट दी, आज भी बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट को तो जाहिर है सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे? ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड की ज़रूरत है, जो ऐसा स्टैंड कि पाकिस्तान उसको दुनिया में प्रोपोगेट करने में कामयाब। देखें, ये इंटरनेशनल बैटल है, ये हमारी इंडिया के साथ एक मामूली जंग। इसको ना समझें कि हम एक कुलभूषण यादव को यहाँ लटका देंगे, वहाँ इंडिया नाराज़ हो जाएगा तो हम कहते हैं जी नाराज़ हो जाए, कोई मामला नहीं है। लेकिन इंडिया दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब रहा है कि पाकिस्तान कभी कबूतर के ज़रिए, कभी किसी इंसान के ज़रिए इंडिया में इंटरवीन करता रहा है, और कभी होटल में हमला करा के, कभी दिल्ली बॉम्बिंग करा के, कभी बॉम्बे बॉम्बिंग करा के, सब में पाकिस्तान निकल आता है कहीं ना कहीं से। लेकिन पाकिस्तान में जो हकीकी मायनों में काम हो रहा है, जो इंडिया इंटरवेंशन कर रहा है, जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है, जो उन्होंने कन्फेस किया कि पाकिस्तान तोड़ने में बांग्लादेश के साथ इंडिया खड़ा हुआ था, ये मालूम तो सबको था, लेकिन वो अब तो दीदा दिलेरी से बात कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का जो काउंटर आना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। यानी ये नहीं है कि अच्छा नहीं है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, वी आर एज अ कंट्री वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर।
मुल्क के अंदर भी और Right. बॉर्डर लाइन के ऊपर भी हम जंगी सूरत हाल का सामना है। और हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर ना होना या एक्टिव फॉरेन ऑफिस का ना होना इस बर्बादी का सबब बन सकता है कि शायद दुनिया को हम ये ना बता सकें कि हमारे साथ इंडिया क्या जुल्म कर रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। राइट जनरल लोधी, जो आज इंडिया की तरफ से खुलकर धमकियां दी गई हैं, हम हर हद तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, बेटा है हमारा, ये कितना खतरा है? ताल्लुकात खराब हो सकते हैं दो ममालिक के, जो कि पहले भी बड़े कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन कितना खदशा है कि इंडिया बड़ी हद तक आगे जाएगा कुलभूषण यादव को बचाने के लिए? जी बहुत शुक्रिया प्रिया। देखिए, दो बातें मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने खुद जैसे ओपनिंग प्रोडक्शन में कहा कि अब ये तो बात साबित हो गई कि ये उनका कोई आम जासूस नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। वो हम पहले से ही कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़े नेटवर्क का सरगना है, जो कोई आम लेवल का जासूस नहीं है। चलो ये बात तो क्लियर होगी, वो पर्दा चाक हो गया, उनके रिएक्शन से पता चल गया कि वाकई उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट शख्स है। दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताइए, या कोई भी ये हम इस बात पर गौर करें कि वो कौन सा एक्शन है, ये वो क्या चीज है जो हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ नहीं कर रहा है। क्या उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की है कि हमें पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें? क्या उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की है कि हमें अंडरमाइन करें इकोनॉमिकली? क्या उन्होंने मिलिटरीली जो सरहदों के ऊपर दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से और नॉर्मल बाउंड्री की तरफ से जो प्रेशर डाला हुआ है, क्या वो पहले नहीं कर रहा? तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स में नेबरहुड हो तो और वो कर क्या सकते हैं। बट सर, इस वक्त जो फॉरेन ऑफिस की खामोशी है, क्या ये एक हमारी डिप्लोमेसी का हिस्सा है? बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है ख्वाजा आसिफ की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इंडिया में अगर वजीर खारजा हैं तो वजीर दाखिला भी बोल रहे हैं, पूरी उनकी लोकसभा बोल रही है। पाकिस्तान में हमें उसके मुकाबले में खामोशी नजर आ रही है। आपके ख्याल से डिप्लोमेटिकली ये ठीक है? कुछ देर पहले मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, किसी चैनल पे चल रही है कि हमारी वजारत खारजा ने एक हल्का सा रिएक्शन शो किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो सबूत है वो सिक्का बंद है और हिंदुस्तान को इस बात का इल्म है। ये आप ठीक कह रही हैं कि असल में जैसे इमरान साहब पहले कह रहे थे, उनसे मैं एग्री करता हूँ कि वो जो वक्त था हमें अपना केस बनाने का, वो अब गुजर गया। जब आपने सजाए मौत दे दी तो अब अभी तो भारत शोर मचाएगा और हमें थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। इससे पहले का टाइम यकीनन ऐसा था कि जिसमें हमें ज्यादा बिल्ड करना चाहिए था, अपना नैरेटिव और बताना चाहिए था। मेरे ख्याल हमने डोजियर दिए भी हैं, यूएनओ में भी दिए हैं और मुल्कों में दिए, लेकिन क्या करें कि इंडिया की बात सब मानते हैं, हमारी बात कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। वजूहात हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, यू नो देम वेरी वेल। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली हिंदुस्तान, आप देखिएगा कि पहले ये धमकियां देगा, उसके बाद कुछ दरमियान में वक्त आएगा, उसके बाद ये अंडर हैंड या बैक डोर डिप्लोमेसी के तहत ये आपकी मिन्नत समाजत करेगा कि आप इसको छोड़ दें, कुछ करें, या कोई सौदेबाजी होगी। तो ये इनिशियल एक उनका रिएक्शन है, ज्यादा इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान इस डेथ सेंटेंस को आगे तक लेके जाएगा, या आपके ख्याल से अभी डोर्स ओपन है? आज एक इंडिया दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि अभी अपील हो सकती है। जी, एक तो अपील वो है ना जी, जो कि रिव्यू अपील हो सकती है आर्मी चीफ को ही, और वो एक एपलेट बना सकते हैं जो रिव्यू करे कोर्ट, तो वो है। उसके बाद फिर आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें वो पूरे प्रोसीजर को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो मर्सी पिटीशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो अभी तो बहुत सारे मरहले बाकी हैं और ये तो अभी मामला लंबा चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को यकसुई के साथ जो कानून के तकाजे हैं उनके मुताबिक करना है। पूरी दुनिया में ऐसी सजाएं दी जाती हैं जब जासूस पकड़े जाते हैं, और इसी तरीके से इन कैमरा ट्रायल किया जाता है, और बाद मुल्कों में आर्मी ही उनको ट्राई करती है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और पहली बार ये नहीं हो रहा। राइट, टीपी श्रीनिवासन हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। भारतीय वजीर खारजा ने आज ही कहा है कि भारत कुलभूषण को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। एक साल से कुलभूषण यादव पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है कि हमारे पास है, हम उनका जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड दिखाया जा चुका है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सजा देनी थी, ये आज क्यों आवाज उठी भारत में? Can I speak in English? Yes. I can't speak Hindi very much. You're most welcome to speak in English. Yes, sir. Okay.
No, this is a very clear case of excessive action by the Pakistani military authorities. Death sentence is not given for such charges ever. And why is it that a military court has done this? So these are all very strange things. And you know that India-Pakistan relations are not at their best at this point in time. So anything of this kind will be misunderstood as a kind of action that Pakistan is taking against an Indian national. And therefore, it will be a very unfortunate incident if this were to happen like that. And that is why there is so much shock in India. But Mr. Nawasin, you realize that Kulbhushan Yadav was caught red-handed. There is a statement, his confessional statement, which was shown to the media. He was brought forward to Pakistani media. He was caught red-handed by Pakistan's agencies. No, I don't know. None of us knows this because this is one-sided. He is not here in India, or we have no access. And then how can we believe all this? And as I said, this has something to do with fundamentally with India-Pakistan relations. So we have to handle this very, very carefully because it can become very serious. Because the death sentence to an Indian on the ground that he has been spying or something, this is exceptional. And so we have to very coolly consider this. And when you say it can become very serious, well, it's already very serious as far as Pakistan is concerned, but when you say it can become very serious, what does it entail? No, I know. It's very serious in the sense that, it's the sentence of a former naval officer is something very serious, and then you don't know the details. So what the two governments have to do is to sit down and look at the evidence. And after that, we can all both decide as to what to do with them. That is the normal procedure in international relations. This normal procedure was not followed by India. And we've got, you're most welcome to join in. So we've got our parliamentarian sitting with us. Representing Pakistan People's Party. Yes, Mr. I'd like to briefly comment on one of the things that you just pointed out, that why was he tried by a military court. It's a well-settled law across the world that any person who belongs to any regular armed forces and is caught on another country's soil involved in activities of espionage. No, but he is not so when he's caught on another country's soil and is an active officer, his confessions are there. So then he has to be tried under military laws. Yes. Anyway, whatever it is, I think it has to be. It has not to be judged on the basis of some hearsay or anything like that. It's too serious a matter. So I'm hoping that's the tragedy when Pakistan's senior representatives, Pakistan's government, Pakistan's defense minister, Pakistan's military spokesperson come forward and give you their statement. You say it's hearsay. That's the difference of opinion. And there are confessions that are on record. No. These confessions are always doctored. Nobody believes. ISIS produces so many confessions. Does anybody believe all that? So you said it clearly. You're not ready to believe that. But I have to go on a quick break. वक्फा लेते हैं. उसके बाद बात करेंगे. श्री नवासिन साहब, अगर हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं, अगर तर्जुमा हम उसका कर दें तो बात भारत का मौक़िफ़ यही है कि वो समझते हैं कि जो स्टेटमेंट है कुलभूषण यादव की वो डॉक्टर थी. वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान ने मुकदमा क्यों मिलिट्री कोर्ट में लड़ा, और उस हवाले से ज़ाहिर है जो उनकी आवाज़ वो उठा रहे हैं वो बार बार ये बात फिर साबित करी है कि बहुत अहम मामला है ये भारत के लिए. आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रेंड फेरिया. And welcome back. I'll go to Mohsin Shah Nawaz Ranjan Sahab. Thank you very much for being on the program. Sir, भारत की तरफ से खुलकर धमकियां दी जा रही हैं. पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है इन धमकियों के जवाब में? देखिए जी, पाकिस्तान तो पहले भी अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका है और हम तो ये मौक़िफ़ जो है अक़वाम आलम के आगे भी बुलंद कर चुके हैं और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर भी ये मौक़िफ़ जो है ये हम बड़ा स्ट्रांगली इसको रेज़ कर चुके हैं कि कुलभूषण जो था पाकिस्तान के बीच में
ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमारी सलामती के ख़िलाफ़ थी, और हम तो ये बार बार कर रहे थे। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत, क्योंकि हमने ये बात की, सॉरी कि मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, कहाँ पर हमने इंटरनेशनली ये बात रेज की है कुलभूषण यादव के हवाले से? मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस में रेज की गई है। और आपको पता है, जब बड़ा मीडिया में शोर डला था कि वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ पे गए यूएस में और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उन्होंने ख़िताब किया, तो उन्होंने कहा जी कोलिशन का जो इशू है वो वहाँ पे उठाया नहीं गया। उसके बाद आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल से एक मीटिंग हुई थी और उसमें एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डोजियर दिया था सेक्रेटरी जनरल को। उस सेक्रेटरी डोजियर के बीच में लेकिन वहाँ पे तकरीर में तो नहीं उठाया गया था, आपने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया है। अब आप ये कहते हैं, हाँ क्लैरिफाई तो किया है, मैं तो आपको सही बात बता रहा हूँ ना कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर उसके बाद अपनी एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि कोलिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो थी वो उस डोजियर के बीच में मौजूद हैं जो कि हमने सेक्रेटरी जनरल को दे दी हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिया के इशू, कश्मीर के इशू पे जो एक बनाया था, ये जो इनवॉइस भेजे थे, पूरी दुनिया में इनवॉइस गए थे, 24 या 26 ममालिक में गए थे, मैं खुद टर्की गया था, हमारे पास भी वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो कि हमने हेड्स ऑफ द स्टेट्स को दी थी जाके। मैंने टर्की के प्राइम मिनिस्टर को खुद वो इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि कोलिशन से रिलेटेड थी, और ये हमने इशू वहाँ पे भी रेज किया था कि जो इंडिया है पाकिस्तान में ये सारी हरकतें कर रहा है और इसके बीच में ये इनका बंदा भी पकड़ा गया, ये इशू भी हमने वहाँ पे रेज किया था। और साहब, क्या हमने ये बताया था कि हम एक ट्रायल के जरिए उसको सजाए मौत देंगे? देखिए, हमारा तो प्रोसेस तो है ना, अगर एक इंटरनल मुल्क में गद्दार पकड़ा जाता है और वो मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्वस होता है, मुल्क का भी निज़ाम कानून है ना जो कि अपनी जगह हरकत में आएगा। आपकी तो वहाँ पे इंडिया में जब उन्होंने कोई मस्जिद गिरानी होती है, जब उन्होंने किसी बेगुनाह कश्मीरी को गोली मारनी होती है, लोगों को पैलेट गन से मारना होता है, तो उनके मीडिया को इतना मेरे ख्याल से नहीं होता, बल्कि वो तो खबर ही नहीं चलाता। और हमारे ऊपर हमारा ही अपने मुल्क का मीडिया जब इतने सख्त सवाल करता है तो थोड़ा बहुत हमें भी इस बात की तकलीफ़ होती है कि हम भी अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ज़रूर करें कि हमारे हमें वहाँ पे मीडिया उनका किस तरह देखता है। जब पाकिस्तान जहाँ पे वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के कोई भी बंदा जिसके ऊपर एक लेबल लग जाए कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उसको वहाँ पे जिस तरीके से डील किया जाता है, उसको क्या सज़ा जज़ा की जाती है, उसके साथ क्या बर्ताव होता है भारतीय हुकूमत का, उनका मीडिया उस चीज़ को उस तरह से हाईलाइट नहीं करता। ठीक, वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने जो कुछ किया है ये लीगल जस्टिस है। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू जस्ट सेड। लेकिन आपने सही जिक्र किया भारत का, और भारतीय अरकान असेंबली हो या भारतीय मीडिया हो, हम आपको दिखाएंगे भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने कुलभूषण यादव को कैसे बेगुनाही कह दिया। लेट्स वॉच दैट। When what Pakistan is doing is not only an assault on India, it is an assault on the bonds of international law, of international conventions that affect everybody. There are certain countries that finance and arm the Pakistani military. Those countries must be told by us that if this can be done to an Indian today, it can be done to one of their nationals tomorrow. 125 करोड़ भारतीयों की आवाज पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया भर में जाए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इस तरह की हरकतों को हम मंजूर नहीं करेंगे। कुलभूषण को सजाए मौत की सजा पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है और आतंकियों का गढ़ बन चुका है और लगातार चेतावनी के बावजूद भी सुधरने वाला नहीं है। एंड अब हम आपको दिखाएंगे मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन भी जो है भारत के बड़े एक वक्त में पॉपुलर भी रह चुके हैं पाकिस्तान में। लेट्स वॉच हिम। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहाँ पर सियासत नहीं कर रहा हूं, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है।
मुस्तफ़ा साहब, आज खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि हमने तो पार्लियामेंट को इत्माद में नहीं लिया, उनकी पार्लियामेंट एक ही ज़बान बोलती है। जय कोई बात हो, ये बात सही कह रहे हैं राजा साहब, क्या पार्लियामेंट में बेहतर तौर पे उठाना चाहिए था इस बात को? देखिए, हम तो इस चीज़ पे हैरान और परेशान है, और इस बात पे तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस है कि गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया जिस तरीके से रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट को करना चाहिए था। अभी तक गवर्नमेंट के पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। ये केस तो अपनी जगह पर मुकम्मल हो गया। अब हो क्या रहा है, अब इंडिया से धमकियां आ रही हैं, और उन धमकियों का रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास ना हमारा वजीर खारजा है, हम जो फॉरेन ऑफिस से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब इन सारे मामलात को अगर आप थोड़ी सी और बड़ी पिक्चर में देखें तो ये इस वक्त इंडिया का जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के पीछे एक और भी चीज छुपी हुई है। वो ये है कि वहां पर कश्मीर के जो हालात हैं, वहां पर 2 बाय इलेक्शंस वो कराने जा रहे हैं, और उन दोनों बाय इलेक्शंस में इस वक्त 1.5 दर्जन से ऊपर लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और वहां पर जो उनके साबका चीफ मिनिस्टर है फारूक अब्दुल्ला, उनकी स्टेटमेंट आज ऑन रिकॉर्ड है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हालात जो है वो काबू से बाहर हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर पर्दा डालने के लिए अभी आज से 1 हफ्ता पहले आपको याद होगा कि अमेरिका की जो यूएन के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं निकी हेली, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर करना चाहते हैं, और इंडिया ने उसको भी वेलकम नहीं किया। तो इन सारी चीजों का एक इफेक्टिव जवाब देने के लिए यहाँ पर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी ज़ेर बहस होना चाहिए था, और हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसको भी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन लेनी चाहिए थी। पहले ही हुकूमत नाकाम रही है इस मामले को आलमी सतह पर उजागर करने में, तो एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी चाहिए थी और कहना चाहिए था जी कि आप अपने इंटरनल हालात की तरफ तवज्जो दें। वहां पर कश्मीर की सूरत हाल खराब है, और हर चीज का मलबा आप पाकिस्तान पर ना डालें, अपने ऊपर अपनी चीजों के ऊपर भी गौर करें कि अफगानिस्तान के अंदर जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें अफसोस है कि गवर्नमेंट इसको इस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। इस्माइल साहब, अगर ये मामला पार्लियामेंट में आता तो क्या मौकफ होता पीटीआई का? मैं समझता हूँ सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि तमाम जमातें इसके ऊपर बहुत सख्त रिमार्क्स देती हैं। जैसे आज हमने इंडियन पार्लियामेंट में देखा, इंडियन पार्लियामेंट उस वक्त रिमार्क्स दे रही है जब उनका एक जासूस पाकिस्तान से पकड़ा गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस वक्त रिमार्क्स देती जब पाकिस्तान के अंदर एक तकरीबकार, इंडियन तकरीबकार अपना नेक्सस बनाते हुए पकड़ा गया। तो जाहिर है कि एक बहुत स्टर्न रिमार्क्स की, स्टर्न बयानात की उसके अंदर तवक्को की जा सकती है, गम गुस्से की तवक्को की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि तमाम जमातें पाकिस्तान में बहुत गुस्से की हालत में है, अवाम बहुत गुस्से की हालत में है। यहाँ पे इस मामले को इतना ईजी ना लें। हमने तो हमेशा ये किया ना जी, अजमल कसाब पकड़ा गया, हमने माफ़ी भी मांगी, उसका पता भी दे दिया घर का हमने कि जी इसका एड्रेस है, वहाँ इंडियन मीडिया भी पहुँच गया। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, ना वो माफ़ी मांगेंगे ना वो शर्मिंदा होंगे। उनका मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इंडियन फॉरेन ऑफिस काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस शायद उसका अशीर भी काम नहीं कर रहा। हम जुल्म सहते हुए जालिम बने हुए हैं। वो दुनिया को दिखा रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बना हुआ है, जबकि खुद इंडिया टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है। उसने अफगानिस्तान, उनके आप फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी देखें कि वो अफगानिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान ने जंग लड़ी, जिसके लिए हमने अपने फौजियों का खून बहाया, हमारे सिविलियंस मरे, उस अफगानिस्तान को जिसके लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दी, फूड दिया, शेल्टर दिया, नौकरी दी, रोजगार दिया, यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए जिन्होंने अफगानिस्तान भी नहीं देखा और शादियाँ यहाँ की। वो अफगानिस्तान आज हिंदुस्तान की गोद में बैठ के पाकिस्तान को गाली देता है। ये उनका फॉरेन ऑफिस की कामयाबी और हमारे फॉरेन ऑफिस की नाकामी है। इसका टोटल जिम्मेदार हमारा फॉरेन ऑफिस है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो इस बात को प्रोपोगेट नहीं कर सकी। आप इस बात को छुपाएं नहीं, आप ये लॉलीपॉप जो है ना ये लपेट के ना दें हमें कि जी उन्होंने डोसियर दे दिया था, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बैठ के डोसियर पढ़ रहे होंगे और वो डोसियर पूरी दुनिया में घूम रहा होगा। जब आपको एक फोरम मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो आपने जो आपके पास स्पीच आई रिटर्न, उस पे से आपने कटवाया कि मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। आज आपको पता लग गया डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो जवाब दे रहा है इंडिया आपका, जिनकी अम्मा को आप साड़ियाँ भिजवाते थे, जिनको फूल भिजवाते थे, जिनको अपनी शादी में बुलाते थे, आज पता लग गया आपको वेयर आर दोज पीपल, कहाँ गए वो लोग जिनके आगे हम पीछे चले जा रहे थे। आज वो हमें खड़े होकर गालियाँ भी दे रहे हैं, अटैक करने की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि हमने बांग्लादेश भी हमने बनाया, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हम बलूचिस्तान को भी तोड़ के रहेंगे। हमारे लोगों से कांटेक्ट में है, किन किन लोगों से कांटेक्ट में है वो भी हमें पता है, लेकिन हम बेबस बैठे हुए हैं जैसे हमें मालूम हो कि फॉरेन ऑफिस। राजा साहब वजह क्या है फॉरेन ऑफिस की इतनी खामोशी की? क्या बहुत बिजी हैं या और मामलात हैं? और ऐसा नहीं है
कि हुकूमत स्पिन नहीं कर सकती, हुकूमत आपकी गवर्नमेंट को क्रेडिट दे रही हूँ, यू हैव डन इट ब्यूटीफुली पनामा के मामले पे, रोज आके आप स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, ज़बरदस्त टॉक शोज करते रहे हैं। 1 साल था, आपने क्यों नहीं प्रिपेयर किया? एटलीस्ट पाकिस्तान में नैरेटिव बिल्ड करते, क्यों नहीं आपने ये किया कुलभूषण यादव के ऊपर, जैसा कि पनामा पे किया आपने? देखिए मेरी बात सुने, जो कुलभूषण का इशू है, ये इशू डिप्लोमेटिकली इसका जो रिप्रिकॉशंस हैं उसको अगर हम वहाँ पे लेके चलते तो इंटरनेशनली तौर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे ममालिक थे जो कि इंडिया को सपोर्ट करते थे और उन ममालिक ने ये कहना था कि जो भी आप कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, और जिस तरह उनका नैरेटिव आ रहा है कि आप इसको ईरान से लेकर आए हैं, तो बजाय कि हम उनको यकीन दिलाते और उनको यकीन दिलाते भारत को प्लीज़ करने के लिए और उसके तमाम अलायंस को प्लीज़ करने के लिए कि नहीं नहीं ये बंदा जो है हमने पाकिस्तान में से पकड़ा है, और हम उनको जवाब दें, मेरे ख्याल से जो अमल होता है ये लफ्ज़ से ज़्यादा मजबूत होता है। और अगर उसको सज़ाए मौत हुई है तो ये हमारी गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट के नीचे ही हमारे ही दौरे हुकूमत में उसको सज़ाए मौत हुई है, और इस सज़ाए मौत का जो रिएक्शन आ रहा है, कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं थी कुलभूषण यादव के ऊपर बात करने की, जरूरत ही नहीं थी। देखिए जो उसकी जरूरत जो है अमली तौर पे, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जिस तरह के पीटीआई वालों का बड़ा वतीरा है कि इनको बातें करने का बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन अमल इनके जीरो होते हैं, अब अमलन तौर पे हमारे अमाल कहां से बीच में आ गए, और ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो भी उस तरह से कंटेनर पे खड़ा हो जाए और कहे कि जी कुलभूषण को मैंने सजाए मौत दे दी है। भाई बात ये है कि उसको अगर सजाए मौत हो गई है और हमारी कोर्ट ने, मिलिट्री कोर्ट ने डिसीजन अनाउंस कर दी है, तो मेरे आपका क्या ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो कंसेंट के बगैर ऐसी चीजें हो जाती हैं? ये कोई तहरीक इंसाफ का तो मामला है नहीं कि आपके जो है आपकी जो पाकिस्तान आर्मी ने उनसे पूछ के बालातर इमरान खान साहब, बैरिस्टर साहब से पूछें क्या आर्मी ने उनसे वज़ीर आज़म से पूछा था? सारे के सारे फैसले जो हैं ये वज़ीर आज़म साहब के इल्म में लाके किए जाते हैं, और ये जो फैसला हुआ है ये फैसला बिल्कुल हमारी हुकूमत के नीचे काम करने वाले एक अदारे ने फैसला किया है, और उसका क्रेडिट भी जो है, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि एक बंदे को हम लटकाएं और हम उसका क्रेडिट लें। अगर उसने गलत काम किया उसको उसकी सजा मिली है और उसको सजा मिल गई है, अगर उसको सजा मिल गई तो दैट इज सफिशिएंट। और अगर हम जाके इस बात के ऊपर तकरीर करने दें शुरू हो जाए, और ये मेरे भाई जो खोखर साहब फरमा रहे थे, मैंने तो हैरान हुआ क्योंकि शायद ये पार्लियामेंट में नहीं है, इनको पता नहीं है कि पार्लियामेंट पे इस सारे इशू पे कितनी तकरीरें और कितनी बहस हो चुकी है, और इसके ऊपर कई दफा हमारा जो हाउस का एजेंडा है उसको सस्पेंड करा के, और फैसले से पहले की बात है, फैसले से पहले की बात है, सस्पेंड देखिए फैसला जब आ गया है, फैसला अभी आया तो कल पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, तो मैं ये तवक्को करूंगा कि खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी वाले, मैं तो ये समझता हूँ कि ये भारत की ज्यादा तरफदारी करते हैं, वहाँ पे भी खड़े होके एतजाज एहसन साहब जो हैं, इनका भी एक माजी में एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये वो क्या करते रहे, और अब सबसे ज्यादा इनको एतराज भी इन्हीं को हो रहा है, एतराज भी इन्हीं को हो रहा है कि जी आपने कुलभूषण वाला जो मामला है उसको आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया? अगर पार्लियामेंट में इनका मामला इनको बहुत शौक है, कुलभूषण वाला मामला जो पार्लियामेंट में उठाने को कहा जाए, पार्लियामेंट में उठा ले। भारत के बंदे को सजाए मौत हुई है, तकलीफ पीपल्स पार्टी को हो रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनको किस बात की तकलीफ हो रही है। एक बंदा जिसने मुल्क में आगे गद्दारी की है, आपको इस बात की तकलीफ हो रही है, आपको इस बात की नहीं, बेहतर तरीके से भाई आपको बेहतर तरीके से आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, अगर आपके पास वज़ीर खारजा होता तो वो जरूर ये बात जाकर इंटरनेशनल एरिना पे कर सकता था, लेकिन आप नहीं करा सके। ख्वाहिश और मंशा ये होती है कि मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कोई हुकूमत एक्शन ना ले, तो भाई आपकी ख्वाहिश हमने पूरी नहीं करनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना काम करना है, पीपल्स पार्टी को राजी नहीं करना, हमने आपको राजी नहीं करना, हमने अपने सजा जजा का जो मिलिट्री कोर्ट्स का निजाम है उसने चलना है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि उसको सजा क्यों हो गई है, तो आप पार्लियामेंट में आ जाएं। खुर्शीद शाह साहब तो पहली भारत की जुबान बोल बैठे, तो आगे और बोले। कहाँ भारत की जुबान बोली है? मेरे ख्याल से नून का तो ये वतीरा बन चुका है कि एक तो ये चीज को किसी नहीं बन चुका, अगर वो खुर्शीद शाह साहब और फिर खुर्शीद शाह साहब यानी कि अगर क्या इमरान खान इस मुल्क में बाहर का एजेंट है, सारे कौमी लीडर्स हैं, सब इस मुल्क के हुब्बल वतन हैं, अगर उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हुकूमत को क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो आपका ये ख्याल है कि हमारी हुब्बल वतनी खत्म हो गई, हम भारत के एजेंट हो गए? आपने ये एजेंट देने का लाइसेंस लेकर रखा हुआ है। आपकी हुब्बल वतनी होती तो आप यहाँ पर सारे खड़े होकर इस चीज को कहते हैं कि कुलभूषण के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं।
बजाय कि आप उसको सपोर्ट करने के आप कहते हैं उसके ऊपर आप कहते हैं कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाने आप कहते हैं उसको पार्लियामेंट में लेके आने में हर्ष क्या है? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कह रहा हूं। जेंटलमैन पार्लियामेंट में अगर उसको लेकर आना है, जहां पे वज़ीर-ए-आज़म अपने बेटे को लेकर इंडिया जाएं और वहां पे एक बिजनेस टाइकून से उसकी प्राइवेट मीटिंग कराएं और फिर कहते हैं कि जी उसके खिलाफ बात करें, ये सबको नजर आ रहा है किसने किसके इंटरेस्ट कहां है। ओके जेंटलमैन, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। राजा साहब बात सुन तो लिया करें दूसरों की। ये सवाल पूछेंगे कि पार्लियामेंट में लाने में क्या हर्जता है, इतनी मसला क्यों है, और दूसरा अगर वजीर खारजा अव्वल तो नहीं है लेकिन एक ऑफिस है वहाँ पे एडवाइजर्स हैं, उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ईच इज वेरी एंड वेलकम बैक। इंडियन एक्सप्रेस हु इज कुलभूषण यादव के नाम से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसकी कुछ पार्ट्स आपको दिखा रहे हैं। ये जो अभी थोड़ी देर पहले रांझा साहब ने भी इसका जिक्र किया, ये इंडियन अखबार भी इस हवाले से बात कर रहा है। देयर वर आल्सो रिपोर्ट्स ऑफ ईरान इन्वेस्टिगेटिंग द केस सिंस यादव वाज परपेट्युअली कैरिंग आउट ऑपरेशंस फ्रॉम देयर। Iranian ambassador to India had then said that the reports of the same had been shared informally with New Delhi. इंडिया अब ये भी क्लेम कर रहा है कि ईरान से ताल्लुक है और वहाँ से ऑपरेट कर रहा था ये। यहाँ पे इंडियन अखबार ये भी कंफर्म कर रहा है कि जो पासपोर्ट था उनका नवंबर 2003 में लिया गया है, भारत से ही लिया गया है। इस पासपोर्ट में उनका सूडोनेम यूज़ किया गया है, हुसैन मुबारक पटेल। ये बात भारतीय अखबार कंफर्म कर रहा है। सो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये भारत का ऑलमोस्ट कॉन्फर्मेशन है कि ये रॉ के एजेंट हैं। सर इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी स्टोरी है रांझा साहब, क्या वजह है? और मैंने अभी क्रेडिट भी दिया आपकी गवर्नमेंट को कि जब आप चाहें तो आप स्पिन कर सकते हैं, जब आप चाहें तो बड़े अच्छा मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। इस मामले पे क्यों हमें वो नज़र नहीं आया? एक फॉरेन मिनिस्टर की कमी महसूस आपको नहीं हुई? देखिए बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर का ना होना और कुलभूषण यादव को सजाए मौत मिलिट्री कोर्ट से मिल जाना और फिर पाकिस्तान के जो वहाँ पर नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनका बरमला बोलना और इंडिया के अंदर होने वाले जो एहतजाज है उनके ख़िलाफ़ बोलना, और वो भी किसके स्पोक्समैन है? वो भी फॉरेन ऑफिस के ही हैं जो वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। वो कौन है एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे इंडिया में जो इसको रिबट कर रहे हैं, भारतीय एहतजाज के ख़िलाफ़ वहाँ पे बोल रहे हैं? उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन जाती हैं। क्या कोई किसी मुल्क का एम्बेसडर अपने मुल्क की फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शंस के बगैर कोई स्टेटमेंट दे सकता है वहाँ पे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि रेमंड डेविस ये बात करते हैं हम पे कि हमने एक पार्लियामेंट, मैं पूछता हूँ इनसे, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स के बादशाह हैं, कि रेमंड डेविस की दफ़ा आपको क्या हुआ था? सरबजीत सिंह वाला जो इशू है उसके ऊपर पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठी। इंसार बर्नी वाला जो मामला था उसके ऊपर आज तक कोई नहीं बोला। रख लें सलाला में रख लें, जिसके बाद पार्लियामेंट की करारदाद आई, सलाला के बाद आप सवात ऑपरेशन भी ज़हन में रख लें, जिससे पार्लियामेंट से अथॉरिटी लेके ऑपरेशन किए गए, आप दीगर ऑपरेशंस भी ज़हन में रख लें। एक बंदे की बात हो रही है ना, एक बंदा पाकिस्तान के कानून को तोड़ता, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाता हुआ पकड़ा गया, तो रेमंड डेविस जो है, रेमंड डेविस वाले इशू के ऊपर आप लोग चुप कर जाते हैं। रेमंड डेविस के ऊपर तो आप पार्लियामेंट में नहीं गए। रातों रात आपके हकानी साहब जो है वो गद्दारी के अंदर साबित पाए जाते हैं और वो खुद एडमिट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, हकानी खुद कह रहे हैं कि मुझे जो कुछ कहा जाता था जरदारी साहब कहते थे। तो भाई आपने पाकिस्तान के मुफाद को तो कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया। मैं मासूम नहीं हूँ, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। हकानी साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा नहीं बन रहा। हकानी साहब ने पाकिस्तान की सारी चीजें जाके वहां पे दी है। आप वजीर खारजा की बात मत करें, आप फैक्ट्स पे आए कि आप फैक्ट्स में झूठे हैं। आपके हकानी एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने अमेरिका में पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात की, आपने रेमंड डेविस को पाकिस्तान से जाने दिया, आपने कोई पार्लियामेंट में उसके ऊपर बात नहीं की। आप डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, और जब हमने एक बंदे को सजाए मौत दे दी है तो आपके पास सवाए इस बात के ऊपर तनकीद की सियासत करने के अलावा आपका बात सियासत ना करें। अगर कोई एक मैं तो आपको यही तो समझा रहा हूं कि आप इसके ऊपर सियासत ना करें, आप इसके ऊपर कहें, आप इसके ऊपर कहें कि इसको सजा मिली है, ये बिल्कुल ठीक हुआ आप कहें,
आपने तो अभी तक ये नहीं कहा, आप तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट में उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि आपको एक वजीर खारजा होना चाहिए था जो इस मामले पे आज इंडिया की मैं वजीर खारजा का ताल्लुक आप फिर समझ नहीं रहे। कुलभूषण यादव को सजा मिल गई, इस इशू के ऊपर वजीर खारजा अगर होता तो उसने भी यही कहना था कि जी वजीर खारजा ने कहना था कि इसको सजा मिल गई, बहुत अच्छा हो गया। पाकिस्तान का एम्बेसडर इंडिया में बैठा हुआ, पाकिस्तान का एम्बेसडर इंडिया में बैठा हुआ बोल रहा है। सर लेट्स लिसन टू मी। पाकिस्तान के एम्बेसडर यहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर नहीं बोल रहे, यहाँ पे इंडिया की वजीर खारजा बोल रही हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान के वजीर खारजा बोलेंगे ना सर। इस पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास है, उन्हीं का स्टेटमेंट दिलवा दें फिर। लेट द प्राइम मिनिस्टर आंसर, अगर जरूरत नहीं है वजीर खारजा की। हमारे एडवाइजर हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं और वो सारे बोलते हैं इस इशू के ऊपर। और मैं एक सबसे बार बार ये कहता एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों हैं? फिर चलिए आपका पॉइंट ठीक। हम क्यों इस के चीज के ऊपर के जी हमें बोलना ज्यादा जरूरी है, एक्शन हमारे जीरो होने चाहिए जिस तरह के माजी में हुकूमतें करें। एक्शन को देखें, ठीक है, ओके, ये बात सही, ये बात सही है। इमरान इस्माइल साहब वजीर खारजा थे भी और भी पोर्टफोलियोज थे, बट रेमंड डेविस का तल्ख वाकया तो पाकिस्तान में ही हुआ था। एक्शन के ऊपर नजर रखें अकॉर्डिंग टू रांझा साहब। नहीं देखिए, रेमंड डेविस का जो वाकया था उसको भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, मुस्तफा नवाज खोकर भी नहीं सपोर्ट कर सकते उसको खुद। आई डोंट थिंक ही विल इवन डिफेंड दैट। वो भी पाकिस्तान की इमरान साहब की आवाज नहीं आ रही। और जो अभी मोहसिन रांझा साहब फरमा रहे हैं ये भी पाकिस्तान के ऊपर धब्बा है। देखिए, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस जंग को लड़ना था जो हम नहीं लड़ सके, हम नाकाम हो गए। इसमें इतनी बड़ी शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? जो ये अदालत से फैसला है, फौजी अदालत से, ये बैरिस्टर रांझा को भी पता है, ये मुस्तफा नवाज खोकर भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हाउ पाकिस्तान आर्मी ऑपरेट्स। ये हमें यहाँ बैठ के बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी उन्होंने इनको फैसला भेजा होगा, मियाँ साहब ने कहा होगा हाँ ठीक है लटका दो, तो वो लटका रहे हैं। अगर मियाँ साहब मना कर देते तो वो रहने देते, ऐसा होना है? आप जानते नहीं पाकिस्तान आर्मी को, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने कुछ भी नहीं किया। आपसे जो कहा गया था, आपको जो बताया गया था, जो आपको ब्रीफ किया गया था, वो तक आपने नहीं किया। आपके मुंह से इस आदमी का लफ्ज नहीं निकला कि आपकी दोस्ती ना खराब हो जाए। आज आके आप हमें बता रहे हैं कि ये फैसला फौज से आपने करवाया। भाई साहब, ये बड़े हमने भी देखी ऐसी गिदड़ बबकियां, ये रहने दें चीजें, आप ये ना हमें बताएं। ओके, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई लेट यू आंसर। रांझा साहब बिल्कुल 30 सेकंड्स रह गए हैं। देखें जी, पहली तो बात ये है कि ये समझते हैं और उनका हमेशा से ये बात रही कि कराची ऑपरेशन, ये वाला फैसला, देखें पाकिस्तान के तमाम अदारों के बीच में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और ये कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह पे नजर आ रही है। पिछले 4.5 पंजाब में नजर आ रही थी कोऑर्डिनेशन, हर जगह पे नजर आई है। और ये कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि जहाँ पर भी कोई ऐसा इशू है, आपको आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑन द सेम पेज नजर आए हैं। चाहे लोगों ने उसके बारे में ये भी बात की कि जी रात को हुकूमत ये हो रही है, कल मार्शल लॉ लग जाना है, लेकिन सुबह क्या होता था, वही आर्मी चीफ, वही प्राइम मिनिस्टर अच्छे कामयाब मुल्क में होना भी यही चाहिए, तो ये नजर आ रहा है। अब अगर ऐसा है, इन अदर वर्ड्स इनका जो इस वक्त सारी सूरत हाल का मतलब निकल रहा है वो ये है कि हुकूमत को भी टीवी के जरिए पता चला है कि ये फैसला हो गया। सरताज अजीज साहब की आप सेनेट के अंदर स्टेटमेंट्स उठा लें चंद दिनों पहले की, और वो स्टेटमेंट्स कुछ और तरफ इशारा कर रही थी। सरताज अजीज साहब की स्टेटमेंट का हमें इंतजार है। रांझा साहब, अगर आप मैसेज भिजवा दें, आप क्यों नहीं बन जाते एडवाइजर फॉरेन मिनिस्ट्री में जाकर? एटलीस्ट हमें स्टेटमेंट मिल जाएगी सर, वी नीड अ स्टेटमेंट। बट थैंक यू जेंटलमैन, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बट ये बात सही है कि आज हमने कोशिश होममेड सोलर इन्वर्टर, जेल बैटरी और सोलर पैनल, बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। ए रेडी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या अच्छा लगा? तुम भी ट्राई करो। फेयर एंड लवली